नमस्कार, सलाम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर मेहर सिंह आपको आरएस पेपर 4 के इंग्लिश जो ग्रामर है उसके बारे में आपको पूरा अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन मुकम्मल कराता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मेहर सिंह है और मेरी एजुकेशन जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और मास्टर्स इन ट्रांसलेशन। और मैं डॉक्टरेट हूँ, डॉक्टरेट इन इंग्लिश फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक एजुकेशन है और मैं आपको आरएस पेपर 4 जो है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है उसके बारे में आपको पूरा अध्ययन कराऊंगा। पूरा इंग्लिश का जो पेपर है वो आपको सोल्व कराऊंगा, यानी कि इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके ऊपर हम पूर्ण रूप से और मजबूती से प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ आपको प्रत्येक टॉपिक से अच्छे से रूबरू कराते हुए उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके बारे में अवगत कराएंगे। साथ ही साथ हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा ताकि आप आरएस मेंस में अच्छे से स्कोर कर सकें। ये अपना जनरल इंट्रोडक्शन था और अब हम आपको सबसे पहले सिलेबस के ऊपर में परिचर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है आरएस में इंग्लिश का और उसको किस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और आरएस पेपर 4 में नीतिगत रूप से आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहला जो आपका हिंदी लैंग्वेज है इसका जितना वेटेज है वो 120 मार्क्स का है। दूसरा जो है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना, इसका 80 मार्क्स है। कुल मिला के 200 नंबर का प्रत्येक पेपर होता है आरएस में मेंस में। तो हम इंग्लिश को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इंग्लिश में आपको प्रारंभिक रूप से किन चीज़ों को ध्यान आमुख रखना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको मैक्सिमम फोकस करना है, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको आप थोड़ा सा साइड कर सकते हैं और किन बिंदुओं पर आपको मैक्सिमम प्रभावशाली रूप से अपना प्रदर्शन करना है, उनके ऊपर जोर देना है, उनकी अच्छे से पढ़ाई करनी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सिलेबस जो है हमारा बेसिकली 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट है आरएस मेंस का ग्रामर का, व्याकरण का, ठीक है। दूसरा पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का, यानी कि आपकी समझ के ऊपर, आपके अवबोध पर आधारित है। और तीसरा जो पार्ट है वो आपका है कंपोजिशन का। ये संरचनात्मक कार्य इसमें मैक्सिमम है कि आपको अधिकतम ये प्रयास करना है कि जो सिलेबस आपको दिया जाता है उसमें प्रत्येक टॉपिक में आपको अपनी लेखन कला के आधार पर कितने मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट है ये ग्रामर वाला जो पार्ट है ये आपका 20 नंबर का है। कंपोजिशन वाला पार्ट आपका 30 नंबर का है और कंप्रीहेंशन वाला भी पार्ट आपका कितने नंबर का है, 30 नंबर का। तो कुल मिला के आपका जो वेटेज है इस पेपर का, पेपर 4 आरएस का, इसमें इंग्लिश का 80 नंबर के मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। हम यहाँ पे ये प्रयास करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ाते हुए ये बताएंगे और अच्छे से अवगत कराएंगे कि आप हर एक बिंदु को किस प्रकार से सोल्व करें। साथ ही साथ आपको पूरा सिलेबस कवर कराने के बाद में हम आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा देंगे। कुल मिला के अभ्यास प्रश्न आपको उपलब्ध कराएंगे जिनके आधार पे आप अधिकतम स्कोर कर सकें। तो पहला पार्ट जो हमारा है ग्रामर का, इस ग्रामर वाले पार्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं इनकी हम अच्छे से डिटेल्ड यहाँ पे आज परिचर्चा करेंगे। यानी कि कुल मिला के अगर आप कहें तो आज का जो हमारा जो ये लेसन है ये सिलेबस लेक्चर है, ठीक है ना। इसमें आपके पूरा प्रयास किया जाएगा कि सिलेबस है उसको किस प्रकार से पढ़ेंगे,
क्या उसमें हमारी स्ट्रैटेजी, रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार की हमारे को समझ होनी चाहिए। पहला जो टॉपिक है जो हमारे आरएस वाले सिलेबस में है वो है ग्रामर का करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, कि वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्यों को आप किस प्रकार से शुद्ध करेंगे, ठीक है ना। वाक्यों का जो करेक्शन होता है, करेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स रिलेटेड टू नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एटसेट्रा। यानी कि जो वाक्य की जो अशुद्धि होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। पहला उसमें संज्ञा संबंधी हो सकती है, व्याकरणीय, या प्रोनाउन संबंधी, सर्वनाम संबंधी हो सकती है, एडजेक्टिव संबंधित हो सकती है, या कोई दूसरे विषय से भी संबंधित हो सकती है। लेकिन ये जो टॉपिक है, जो करेक्शन ऑफ द सेंटेंस है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब ग्रामर के अंदर मूलभूत रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टॉपिक होता है। ये आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है, लेकिन आपके ग्रामर से कहीं अछूता भी नहीं है, इसलिए बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपके दिमाग में हमेशा फिट रहना चाहिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है आर्टिकल एंड डिटरमिनर, आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स। ये आर्टिकल डिटरमिनर क्या है, ठीक है ना। सबसे पहली बात यह है कि हम ग्रामर की शुरुआत करें तो कहाँ से करें। ये आपका तो सिलेबस का टॉपिक है नंबर 1। दूसरा जैसे टेंस दे रखा है, ठीक है ना, तो बात इनकी नहीं है कि आपके सिलेबस में टॉपिक क्या है, बात ये है कि जो टॉपिक दिए हुए हैं उनकी शुरुआत कहाँ से हो। तो सबसे पहला जो ग्रामर की शुरुआत होनी चाहिए वह शुरुआत आपकी होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। यानी कि जब आपको ये बाला समझ में आ जाएगी तब आपको सिलेबस के अंदर ग्रामर का पूरा ज्ञान बहुत इजी वे में हो जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से विदित होता है कि स्पीच का मतलब होता है वाक्य, ठीक है ना, कथन, या और भी कहें तो जैसे भाष्य, ठीक है ना, ये इसका मूल अर्थ होता है। एक वाक्य होता है उसके टुकड़े, पार्ट्स का मतलब होता है अंग, अवयव, टुकड़े, भाग, जो भी आप कहें, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल है आपके सामने, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये एक एग्जाम्पल है हमारा। एक सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, एंड इन दिस सेंटेंस इफ यू डिवाइड दिस सेंटेंस इनटू पार्ट्स देन वी कैन सी 1, 2, 3 and 4, दीज आर द 4 पार्ट्स इन दिस सेंटेंस। ये 4 भाग इस वाक्य के हैं। अब इन चारों भागों को हम किस नाम से जाने, क्योंकि हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो यही कहता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि आपको किसी भी सेंटेंस के अवयव का, अंगों का मालूम होना चाहिए। अगर आपको अंग या अवयव पता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर ग्रामर का नॉलेज नहीं हो सकता। इसलिए हमारी ये चीज़ समझ में आई यहाँ पर बेसिकली कि सबसे पहला मूलभूत जो अंग है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब हम इसको समझते हैं। शी यहाँ पे जो दिया हुआ है, शी क्या है यहाँ पर, ये हमारा पर्सन है, ठीक है ना, ये करता है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, या इसका दूसरा नाम कहे तो इसको हम डूअर कह सकते हैं, यानी कि कार्य को करने वाला आदमी डूअर, ठीक है। इस यहाँ पे वर्ब है। इसी प्रकार से तीसरा पार्ट है जो वेरी यानी बहुत, और ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव, और ये वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यह मालूम हुआ कि ये यहाँ पर शी जो है वह डूअर है, करता है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो अब सहज रूप से मालूम हुआ कि किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, और ये पार्ट्स, जब तक इन पार्ट्स का आपको मूलभूत ज्ञान नहीं है तब तक आप व्याकरण में आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य भेद यदि आपको मालूम होता है तो आप व्याकरण के प्रत्येक भाग को अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे अभी हमने सेंटेंस में जाना था, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल का मतलब वह बहुत खूबसूरत है या वह बहुत सुंदर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे को विभिन्न अवयवों का पता चला। ये जो अवयव होते हैं, ये अवयव कौन कौन से होते हैं, ये अवयव ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो अवयव होते हैं वो होते हैं जैसे नाउन है, ठीक है, इसी प्रकार से प्रोनाउन है, इसी प्रकार से एडजेक्टिव है, नंबर 4 एडवर्ब है, नंबर 5 कनेक्टिव है,
या कंजंक्शन भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। नंबर 6 है प्रीपोजिशन। नंबर 7 है इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कनेक्टिव, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। एक पार्ट और रह गया जो मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, चलो उस पर चर्चा कर लेंगे। तो जब आप इनको समझ जाएंगे, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब आप समझ जाएंगे, इनके बारे में आप विस्तृत विवरण समझ लेंगे, फिर आपको ग्रामर का अच्छे से ज्ञान होना शुरू होगा। यानी कि जब आप ग्रामर के अंदर टेंस पढ़ने जा रहे हैं तो टेंस कब समझ में आएगा? टेंस तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपने ग्रामर का मूलभूत तत्वों का ज्ञान ग्रहण नहीं किया है। तो नाउन क्या होती है? नाउन होती है किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है जो हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से प्रोनाउन होता है भाई जो इसके स्थान पे काम आता है, नाउन के स्थान पे। एडजेक्टिव होता है जो इन दोनों की विशेषता बताता है। एडवर्ब जो होता है जो इसकी भी विशेषता बताएगा, इसकी भी बताएगा, इसकी भी बताएगा। आपने पढ़ा ये होगा कि एडवर्ब जो होता है क्रिया विशेषण व सिर्फ विशेषण की विशेषता बताता है, ऐसा नहीं है, बल्कि एडवर्ब जो होता है वह विशेषण की भी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की बताता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव क्या है? किसी भी सेंटेंस के अंदर दो तत्वों को जोड़ता है। दो वर्ड हो सकते हैं, ठीक है ना, दो शब्द हो सकते हैं, दो वाक्यांश हो सकते हैं और दो सेंटेंस हो सकते हैं या दो क्लॉज हो सकते हैं। तो कनेक्टिव जो होता है ये जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन जो होता है जिसको हम पूर्व सर्ग कहते हैं, ये संज्ञा अथवा संज्ञा समूह से पूर्व लगाया जाता है और वहाँ पे काम करता है। संज्ञा सर्वनाम से पहले लगता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इंटरजेक्शन होता है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो हम इन सब के बारे में अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल, ब्रीफली डिटेल आपको बताने वाले हैं। नाउन क्या है? नाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड एज नेम ऑफ ए थिंग, ए प्लेस और पर्सन, ठीक है ना। जैसे जयपुर, जैसे टेबल, जैसे पेन, ठीक है, और जैसे राम। तो ये नाउन कहलाती है कि कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह जो होती है उसके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हो चुका है। इसी प्रकार से प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। तो प्रोनाउन जो होता है वह इन सबके स्थान पर काम आता है। प्रोनाउन चार्ट का हम आगे अध्ययन करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, लेकिन बेसिकली ये पर्सन्स हैं। अब हमारा सवाल ये हो सकता है यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी हमारे दोस्त का, पढ़ने वाले का, कि ये प्रोनाउन तो एक अलग चीज़ है, पर्सन एक अलग चीज़ है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोनाउन जो होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं, वे व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह के नाम पे काम आता है। जैसे मैं कहूँ मोहित, अब मैं बोलूँ कि वह है। जैसे मैं कहूँ रीमा, रीमा के बारे में बोल दूँ कि वह है, ठीक है ना। तो शी और ही, ये दोनों जो हैं, ठीक है ना, ये दोनों यहाँ पे प्रोनाउन हैं, ये दोनों पर्सन्स भी हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अनुसार तो पर्सन कहलाते हैं, ठीक है ना। और वैसे इनका नाम प्रोनाउन हो जाएगा यदि आप किसी सेंटेंस में किसी के स्थान पर इनको प्रयुक्त करते हैं। तो प्रोनाउन चार्ट के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इसको मैं ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि ये हम डिटेल में आगे इसका एक पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको प्रत्येक बिंदु के ऊपर प्रकाश डालते हुए बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको इनको पढ़ना होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से तीसरा हमारा जो है वह है एडजेक्टिव, ठीक है ना। नंबर 3 है एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव क्या होता है? ये विशेषण होता है, ठीक है ना, जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसी प्रकार से नंबर 4 जो होता है वह होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मूल रूप से आपने ये पढ़ा होगा अभी तक कि ये विशेषण की विशेषता बताते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है।
विशेषण की विशेषता बताने के साथ साथ ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता भी बताते हैं, ठीक है ना। तो ये एडवर्ब होते हैं। इसी प्रकार से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जैसा कि इसके नाम से मालूम होता है, प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, प्रीपोजिशन, यानी कि ये किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त किए जाते हैं। इनकी स्थिति क्या होती है कि कोई या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसके पहले हम इनका प्रयोग करेंगे, उससे पहले इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ा मैं साफ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा नेग्लिजेंसी है, कोई बात नहीं, बाद में अच्छे से करेंगे। द कैट यहाँ पे इज अंडर और द टेबल, द टेबल यहाँ पे क्या है, अंडर यहाँ पे क्या है, इज क्या है, ये सब क्या है। अगर हम इनके टुकड़े करते हैं 1 2 3 4 जितने भी होते हैं, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। यहाँ पे द टेबल है, ये कोई वस्तु है, जाहिर सी बात है, ए थिंग, इसका मतलब ये क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा से पूर्व क्या लिखा हुआ है, अंडर, अंडर क्या है यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन है। इसका मतलब प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम से पूर्व इनका प्रयोग हम करते हैं। नंबर 6 है कनेक्टिव। अगला हमारा टॉपिक है कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होता है, ये किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से अधिक वर्ड को जोड़ते हैं, ठीक है ना, या फिर 2 या 2 से अधिक फ्रेज को जोड़ते हैं। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, या फिर किसी 2 या 2 से अधिक क्लोज को ये जोड़ते हैं, इसका मतलब होता है उपवाक्य, ठीक है। और इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो कुल मिला के हमने ये माना कि 1 2 3 4 वर्ड टू वर्ड, ठीक है ना, फ्रेज टू फ्रेज, क्लोज टू क्लोज और सेंटेंस टू सेंटेंस, यानी कि शब्द से शब्द को, वाक्यांश से वाक्यांश को, उपवाक्य से उपवाक्य को और सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ने का काम हमारे कनेक्टिव या कंजंक्शन करते हैं। अब ध्यान रहे इसमें एक तो कि कनेक्टिव जब किसी 2 चीज़ों को जोड़ेंगे तो उसमें वर्ड के साथ में फ्रेज नहीं जुड़ेगा, या फ्रेज के साथ में वर्ड नहीं जुड़ेगा, फ्रेज के साथ में क्लोज नहीं जुड़ सकता, ठीक है ना, और क्लोज के साथ में सेंटेंस नहीं जुड़ सकता, ठीक है ना। कुछ शर्त हैं इसके अंदर। तो जो कनेक्टिव होते हैं ये ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो केवल शब्द से शब्द को, वाक्यांश से वाक्यांश को और वाक्य उपवाक्य से ठीक उसी क्रम में उनको आपस में जोड़ते हैं। नंबर 7 है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये जैसा कि इसका हिंदी नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है ना। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जिनसे वाक्य के अंदर हमें ये मालूम होता है कि भाई इसके अंदर कोई फीलिंग रखी गई है, यानी कि एक ऐसा चिन्ह होता है और ये हमारे को ये बताता है कि किसी वाक्य के अंदर या किसी उपवाक्य के अंदर या किसी वक्ता के द्वारा जो बात बोली गई है या सहसा अचानक आपके सामने कुछ घटित हुआ है या कुछ हो रहा है अचानक से, उसकी फीलिंग ये आपको बताता है, ठीक है ना। तो इंटरजेक्शन पॉइंट ये होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सौरव कोई दुख की बात हो सकती है, ठीक है ना, जॉय की बात हो सकती है यानी कि आनंद की, या कोई हैप्पीनेस खुशी की बात हो सकती है, खुशी की बात हो सकती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अन्य दूसरे भी होते हैं इसके अंदर। तो ये इंटरजेक्शन होता है। तो आरएस सिलेबस के अंदर हम ग्रामर की शुरुआत जो करेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से करेंगे, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब मैं इनको सीक्वेंस में लिख देता हूँ थोड़ा कि हम किस प्रकार से इनको पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हमारा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। दूसरा पार्ट हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो वर्ब, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ जो बेसिक्स हैं, जो आरएस की ग्रामर को समझने के लिए सबसे पहले इनको पढ़ना जरूरी है। वर्ब, प्रोनाउन चार्ट और टेंस इंडेक्स, ये हम आपको पढ़ाएंगे पहले, ठीक है ना। अब वर्ब को क्यों पढ़ा जाएगा, वर्ब कितने प्रकार की है, संरचनात्मक दृष्टि से ये क्या कार्य करती हैं और वर्ब किस प्रकार से यूज की जानी चाहिए, ठीक है ना।
इनका बेसिक नॉलेज हम प्राप्त करेंगे। प्रोनाउन चार्ट आपको बताया जाएगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं, किस प्रकार से यूज होते हैं, कितने होते हैं, इनकी क्या कितनी फॉर्म होती हैं, 1 2 3 या 4 या इससे भी ज़्यादा, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से टेंस इंडेक्स हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे कि टेंस की जो बेसिक शुरुआत होती है वह किस प्रकार से हो, और उस शुरुआत के अंदर आप कोई एक ऐसा इंडेक्स, एक ऐसी अनुक्रमणिका के अनुसार आपको वो तालिका पढ़ाई जाएगी, ताकि आपको ध्यान रहे कि जब भी आप टेंस का यूज कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर या किसी भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का आंसर कर रहे हैं तो आप इजीली उसको दे सकें। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे इसमें टेंस का विस्तृत विवरण और प्लस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि सेंटेंस के अंदर कोई सेंटेंस आपको मान लीजिए दे दिया गया, बेसिकली आपने पहले पढ़ा भी होगा, और सेंटेंस के अंदर आपसे वर्ब की फॉर्म भरवा ली जाती है कि भाई दिए हुए सेंटेंस के अंदर प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म द वर्ब, कि नीचे दिए गए वाक्यों के अंदर या दिए हुए वाक्य के अंदर आपको करेक्ट फॉर्म द वर्ब भरनी है, भरिए। तो वो जब तक आप नहीं भर पाएंगे जब तक आपको ये समझ नहीं है कि आपने टेंस की शुरुआत क्या की थी, किस प्रकार से आपने पढ़ा था, उसके बेसिक्स क्या क्या थे, और फिर आपने टेंस के यूजेज क्या क्या किए, ठीक है ना। तो टेंस एंड यूजेज इसके साथ में और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वह होगा आर्टिकल और डिटर्मिनर, ठीक है ना, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ, आपको बता देता हूँ आर्टिकल डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। आर्टिकल जो होते हैं ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका प्रयोग जब आप वाक्य के अंदर करते हैं तो वह बेसिकली बहुत संक्षिप्त रूप में किया जाना चाहिए, हालांकि उसको बड़ा चढ़ा के किया जाता है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सब लोग ये पढ़ाते हैं कि भाई ये ए एन होते हैं और एक दी दा जो भी होता है, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, क्या भला इसका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। ए जो होता है ये भी एक यहाँ पे आर्टिकल है, एन भी एक आर्टिकल है, एक वर्ड जो भी आप कहना चाहिए, एक वर्ड कहना चाहें या लेटर कहना चाहें, द या दी इसका क्या होता है, किस प्रकार से यूज होता है, ये तो होते हैं आर्टिकल जिनको हम इंडेफिनिट कहते हैं, ये डेफिनिट आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना, यानी कि एक अनिश्चित आर्टिकल होते हैं जिनका प्रयोग अनिश्चित वस्तुओं से पूर्व किया जाता है, ठीक है ना, व्यक्ति वस्तु जो भी है। और द जो होता है ये डेफिनिट होता है, ठीक है ना, ये अपने आप में डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, इसका प्रयोग निश्चित वस्तुओं, व्यक्ति या जो भी दूसरी चीज़ें हैं उनके साथ में किया जाता है। अब एक चीज़ और है, हम बोलते समय कई बार ये जो है ना, ये वाला द, इसको कभी तो हम दा बोलते हैं, कभी दी बोलते हैं। इसके बारे में आपको एक कंक्लूजन दे देता हूँ, एक निष्कर्ष दे देता हूँ। निष्कर्ष ये है कि जब भी कोई वावल साउंड होती है, यानी कि जब कोई स्वर ध्वनि हो या स्वर ध्वनि की शुरुआत जब किसी वर्ड की या सेंटेंस की होती है, उससे पूर्व जब इसका प्रयोग किया जाता है तब तो इसको हम बोलेंगे दी, ठीक है। और अगर कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि, तो उससे पूर्व जो इसका उच्चारण होगा वह दी के स्थान पे किससे होगा, दा से होगा। किससे होगा, दा से होगा। आप उसको दा बोलेंगे। साथ ही साथ एक और होता है, कई बार हम इसको द बोलते हैं। अब ये न्यूट्रल है कि आप जब भी इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसको अगर द बोल देते ना तो ठीक है, बोल सकते हैं, कोई आपके ऊपर जोर जुल्म नहीं है। आर्टिकल डिटरमिनर के बाद में हमारे ग्रामर के अंदर पेपर 4 में इंग्लिश वाले पार्ट में आता है भाई मॉडल्स, ठीक है, प्रीपोजिशन मॉडल्स। तो हम यहाँ पे इसको प्रीपोजिशन को ले लेते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, बेसिकली मैंने अभी आपको बताया था, इसके नाम से मालूम है प्री प्लस पोजिशन। ये ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त होकर के ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका अपना स्थानापन्न या स्थान क्या है, ठीक है ना, वो किस स्थान पे आने चाहिए और कहाँ पे यूज हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, ये नियत करने का कार्य प्रीपोजिशन करता है, जिसको हम हिंदी में पूर्व सर्ग कहते हैं। ये संज्ञा अथवा सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त होंगे। इसके बाद में है मॉडल्स। हमारे सिलेबस में मॉडल्स जो हैं इनका थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफली थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आपको कि मॉडल होता क्या है। मॉडल जो है बेसिकली मूड एक शब्द से बनता है जिसका हिंदी अर्थ आप सबको मालूम है
कि हम कई बार ये बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति को ये बोलता है कि आज मेरा मूड ऑफ है, ठीक है ना। मूड का मतलब होता है दशा, अवस्था, ये सब, ठीक है ना। तो मॉडल क्या होता है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मॉडल जो होती है ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, पहले जो लिखा हुआ है, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से इसको समझा पाएंगे आपको। मॉडल जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है। हमने अब से पूर्व जितनी बार भी अंग्रेजी व्याकरण को पढ़ी है तो सहज रूप से ये समझा होगा और जाना होगा अपने टीचर्स के माध्यम से कि किसी भी वाक्य का निर्माण जब होता है तो उसमें मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए एक और क्रिया प्रयुक्त होती है, और प्रयुक्त होने वाली ये सहायक क्रिया ही हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि नाम से मालूम होता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो, इसके भी इंग्लिश लैंग्वेज में दो पार्ट हैं। हमारी अंग्रेजी व्याकरण है, इसको दो तरीके से समझाती है आपको, ठीक है, पढ़ाती है। इसके दो पार्ट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, दो भाग होते हैं। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, सेकंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। पहली जो होती है वह प्राथमिक सहायक क्रिया कहलाती है और दूसरी जो होती है वह द्वितीयक सहायक क्रिया कहलाती है। पहली होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, ये अलग तरीके की होती हैं, सेकेंडरी अलग तरीके की होती हैं। उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का जब आप अध्ययन करेंगे तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम शुरुआत पढ़ने की कहाँ से करते हैं, प्राथमिक स्कूल से। ठीक उसी प्रकार से वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले इसको पढ़ा जाएगा। अगर आपको ये समझ में आती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तो ही आपको सेकेंडरी आएगी। और प्राइमरी और सेकेंडरी में इनका आधार क्या है, आधार यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुल मिला के 24 सहायक क्रियाएँ होती हैं, ठीक है ना। अब इनके दो पार्ट्स होते हैं 24 के। पहली जो प्राथमिक होती हैं उनको 11 होती हैं कुल मिला के, और दूसरी जो होती हैं द्वितीयक सेकेंडरी जो होती हैं ये प्राइमरी हैं, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरी जो 13 जो होती हैं वो सेकेंडरी होती हैं, ठीक है ना। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कौन कौन सी होती हैं, वो आपने टेंस जब आप पढ़ेंगे, आपने पढ़े हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे ये सब आपको देखने को मिलती हैं। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। ये आपकी प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और ये कुल मिला के कितनी होती हैं, 11 होती हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं इनको हम मॉडल कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तो जनरली ये टेंस के अंदर प्रयुक्त होती हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरी होती हैं सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, ये होती हैं जो उस वाक्य के अंदर प्रयुक्त होकर के मुख्य क्रिया का मूड या दशा तय करती हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं जो मूड तय करती हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर 13 जो होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ought to, dare, need, ठीक है। 3, 3, 6, 2, 8 और 3, 11, मस्ट, और एक और रह गई जो मुझे ध्यान नहीं आ रही है, फिसल रही है दिमाग से। तो कुल मिला के इस प्रकार से सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उनको हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुल मिला के कितनी होती हैं, 13। तो इसके बाद में जो मॉडल का पार्ट है, मॉडल पढ़ेंगे। मॉडल का अच्छे से आपको विवरण दिया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप इनको पढ़ेंगे।
सॉरी। इसके बाद में हमारा टॉपिक है भाई वॉइस का। आरएस पेपर 4 में इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का मतलब मैं थोड़ा सा नीरस बोल रहा हूँ, लेकिन आप इस नीरसता का ये ना अर्थ निकालें कि भाई इसमें लापरवाही की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वॉइस जो होती है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस होती है। इसका जनरल अर्थ मैं आपको बता देता हूँ पढ़ाने से पूर्व, इसको भी हम ब्रीफ कर रहे हैं यहाँ पे सिलेबस के आधार पे। वॉइस का मतलब होता है वाच्य, ठीक है, कि कोई बात कह दी गई, ठीक है, वाक्य जो है उसको कह करके आपके सामने प्रयुक्त किया गया है। अब उस वाक्य के अंदर आपको ये टटोलना है, ये उसके अंदर सुनिश्चित करना है कि वह सक्रिय वाक्य है या निष्क्रिय वाक्य है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है पूर्ण रूप से। तो एक्टिव वॉइस होती है, ये एक्टिव जो सक्रिय कहलाती है, या इसको हम कर्ता वाच्य भी कहते हैं। और इसी प्रकार से पैसिव वॉइस होती है जिसको हम निष्क्रिय या इसको हम कर्म वाच्य कहते हैं, राइट। इसके अंदर अगर हम इसका और नाम निकालना चाहें तो इसके अंदर कर्ता वाच्य, जैसा कि इसके नाम से विदित है, नाम से मालूम होता है कि इसके अंदर जो डूअर होता है यानी कि जो कर्ता होता है वह प्रधान होता है, और इसके अंदर कर्म वाच्य के अंदर जो होता है वह ऑब्जेक्ट प्रधान होती है ये, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट होता है, प्रमुख होता है, और इसके अंदर डूअर होता है। मैं से एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं, जैसे ही राइट लेटर, एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ही यहाँ पे डूअर है, सब्जेक्ट है, राइट यहाँ पे वर्ब है, ए आर्टिकल इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। वह एक पत्र लिखता है, इसका हिंदी अर्थ है ही राइट्स ए लेटर, सॉरी। तो वह एक पत्र लिखता है, ठीक है ना। अब पत्र लिखता है तो लिखने वाला कौन है? ही, इसका मतलब ये डूअर है, और डूअर यहाँ पे चीफ है, प्रधान हो रहा है, यानी कि पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? वह ही के द्वारा। इसका मतलब डूअर प्रधान हो गया। और इसका फॉर्मेशन जब चेंज होगा एक्टिव टू पैसिव वॉइस तो कुछ इस तरीके से होगा कि ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। सो इन दिस ऑर्डर वी हैव टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इस प्रकार से हमारे को एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए लेटर जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, उसको हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। इसको हमने बना दिया है डूअर, यानी कि चीफ हो गया है, ठीक है। और इज रिटन यहाँ पे इस राइट वर्ब से ये निकल के आई है। इसका मतलब जो टेंस है, टेंस की जो वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स का हमारे को यहाँ पे परिवर्तन सीखना होगा। कोई टेबल होगी, कोई नियम होंगे जो आपको बताए जाएंगे बाद में। बाय यहाँ पे एक प्रीपोजिशन लगाया गया है, और ही जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया हिम, और ये यहाँ पे बन गया है ऑब्जेक्ट। तो वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस के बाद में अगला हमारा टॉपिक होगा नरेशन। क्या होगा? नरेशन। नरेशन क्या होता है इसको भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। नरेशन का मतलब होता है, इसका प्राथमिक अर्थ निकल के आता है नरेट से, ठीक है। नरेट का मतलब होता है उल्लेख करना या बताना या वर्णन करना, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो होता है वह स्पीच भी होता है, कथन। ये मूल रूप से दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन होता है, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। इन दोनों के बारे में हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे जब आपको सिलेबस में बताया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ग्रामर का पार्ट है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम और एंटोनिम्स, इसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है, क्योंकि ग्रामर तो मैं आपको कुछ बहुत बेहतरी के साथ पढ़ाने वाला हूँ। आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, कोई बिंदु, कोई रूल आपसे छूटेगा नहीं, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े सिंपल ऑर्डर में आपको ग्रामर पूरी पढ़ाई जाएगी। आप सामने कोई समस्या नहीं आएगी, भले वे सेकेंडरी लेवल से लेकर के हायर लेवल तक की हो। यानी कि आरएस पेपर 4 के इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट में आपको ग्रामर संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। और जब ग्रामर की समस्या नहीं है तो जाहिर सी बात है बाकी बचे हुए टॉपिक्स में आप बिल्कुल भी असहज नहीं होंगे। लेकिन मैं अभी ग्रामर के पार्ट के अंदर एक नया टॉपिक है सिनोनिम।
एंड एंटोनिम, इसके बारे में आपको बता रहा था, यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द इनको कैसे पढ़ें, इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो। तो मैं आपको व्यक्तिशः अपनी तरफ से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इनके लिए कोई देयर इज नो स्पेसिफिक रूल, इनके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, एंड देयर इज नथिंग वेरी ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा सरल, इनके लिए बहुत साधारण रणनीति होनी चाहिए, बल्कि इनके लिए बेसिकली ऑन अर्थ, धरातल पे एक बात सुनिश्चित करनी है इन दोनों के लिए, चाहे आरएस का एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव को, किसी भी प्रतिभागी को ये सुनिश्चित करना है इनके लिए कि ये आपको एक निश्चित मात्रा में तैयार करने हैं, ये आपको एक निश्चित मात्रा में तैयार करने हैं इन ए डिटरमाइंड क्वांटिटी। ओके, एक निश्चित मात्रा में आपको इनको तैयार कर लेना है और उनके आधार से इनको बार बार पढ़ना है। बस वही चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो अप होगा, और एग्ज़ाम में भले ही आपके द्वारा पढ़ा हुआ सिनोनिम एंटोनिम नहीं आए, लेकिन जो आपने पढ़ा है उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब अप होगा, जाहिर सी बात है, तो ज़रूर आपने जब ग्रामर का अच्छे से अध्ययन किया होगा तो आप उसका आंसर कर सकेंगे। हालांकि जब हम अपनी तरफ से इनको पढ़ाएंगे तो आपको इनको अच्छे से पढ़ाया भी जाएगा, इनका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, और मैं आपको ये पूर्ण रूप से विश्वास, आशा और उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से और अधिकतम अंकों की प्राप्ति किसी भी दूसरे कोचिंग संस्थान या किसी भी ट्यूटर अथवा किसी टीचर की तुलना में यहाँ पे प्राप्त करेंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब जो होती हैं इनको हम हिंदी में पदबंध क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? पदबंध क्रिया कहते हैं। ये पदबंध क्रिया क्या होती है? इसके अंदर आपके सामने जनरली दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है कि एक तो वर्ब होती है इसमें, ठीक है, और दूसरा इसमें कोई प्रीपोजिशन इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, क्रिया प्लस पूर्वसर्ग जब जुड़ जाते हैं और जब ये दोनों जुड़ करके एक साथ जब प्रयुक्त होते हैं तो यही पदबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। पदबंध क्रिया का एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ब्रेक आउट। ब्रेक यहाँ पे वर्ब है और आउट में यहाँ पे एक प्रीपोजिशन लिखता हूं, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर यदि मैं एक सेंटेंस में इनको प्रयुक्त करूं तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, द फायर ब्रोक आउट इन द विलेज। एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ये एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है? देखिए, द फायर सब्जेक्ट है और ब्रोक आउट, ये देखिए ब्रेक की सेकंड फॉर्म हो गई है, यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो चुकी है, ब्रेक की ये वर्ब हो गई, और ये आउट यहाँ पे हमारे बताए हुए के अनुसार यहाँ पे आपके सामने क्या है? प्रीपोजिशन, इन द विलेज, गांव के अंदर, ठीक है ना। तो ब्रेक आउट का मतलब होता है फूट पड़ना या फैल जाना, और ब्रोक आउट का मतलब फैल गई या फूट गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आग गांव के अंदर बड़े पैमाने पर फैल गई या गांव में आग फैल गई। तो ये पदबंध क्रियाएं होती हैं जिनका निर्माण मुख्य क्रिया के साथ में किसी प्रीपोजिशन के लगने से होता है। तो इनको जब हम पढ़ेंगे सिलेबस के अंदर तो आपको बहुत अच्छे से करवा दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कोई आपको एक वाक्यांश दे दिया जाएगा, उसके लिए एक शब्द लिखा जाएगा। जैसे एक ऐसा स्थान जहाँ पे बालक अध्ययन करते हैं, विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, वो हो गया विद्यालय, तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें बताया जाएगा। अगला है वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। ओके, राइट। अगला टॉपिक है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और
मिसयूज्ड, कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रारंभिक रूप में आपके सामने ये दिक्कत खड़ी करते हैं कि आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनमें आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं और आपको ये नहीं मालूम होता है कि कौन से का क्या अर्थ है या कौन सा किस जगह प्रयुक्त किया जाएगा, और यह सबब बनता है आपकी परेशानी का। इससे निजात पाने के लिए आपको ये शब्द ऐसे बताए जाएंगे जिनका अर्थ आपको बताया जाएगा। जैसे हिंदी के अंदर आपने पढ़ा होगा अंक है, अंग है, ये दोनों एक जैसे लगते हैं ना, उच्चारण एक जैसा आ रहा है, मूल रूप से ध्वनि का जो उच्चारण है वो एक जैसा आ रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे को बहुत बड़े पैमाने पर कंफ्यूज करते हैं। उनसे बचने के लिए हम आपको ये जो टॉपिक दिया गया है इसमें ये अच्छे से बताने वाले हैं। तो ये आपका ग्रामर का पार्ट है। हालांकि इसमें एक और पार्ट है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। ग्रामर में शुरुआत में लिखा हुआ है आपके सिलेबस में करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वाक्य का शुद्धिकरण, कि आप वाक्य की शुद्धि किस प्रकार से करें, ठीक है ना। अब ये करेक्शन कई प्रकार का हो सकता है। ये नाउन संबंधी भी कोई गलती हो सकती है, प्रोनाउन संबंधी हो सकती है, एडजेक्टिव संबंधी हो सकती है, ठीक है ना, या ऑर्डर संबंधी हो सकती है कि आपका इनका ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस के अंदर ये है। तो इस प्रकार से आरएस में जो ग्रामर है, कुल मिला के 3 पार्ट्स जो मैंने आपको बताए थे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं पूरे सिलेबस में। पहला पार्ट है ग्रामर का, व्याकरण है जो आपके 20 नंबर की है। दूसरा पार्ट जिसका अध्ययन हम आपके सामने अब करेंगे वह है कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रेसिस राइटिंग। कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रेसिस राइटिंग, ये हमारा दूसरा पार्ट है और ये 30 नंबर के अंक बाहर है इसके, ठीक है। कंप्रीहेंशन में क्या होगा, आपके सिलेबस में आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज, जिसको आप अपठित गद्यांश बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक ऐसा आपके सामने गद्यांश होगा जिसको आपने कभी पूर्वतः पढ़ा नहीं होगा या आपके द्वारा उसका अवलोकन नहीं किया गया होगा, ठीक है ना। और उस अपठित गद्यांश के अंदर से आपको कुछ निजी प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर इसी के अंदर से देने होते हैं। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी इंक्लूड होता है, क्वेश्चन नंबर 5, शुड प्रेफरेबली बी ऑन वोकैबुलरी। 5वां जो क्वेश्चन होगा जो इसके अंदर कुल मिला के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 प्रश्न होंगे, वह वोकैबुलरी पर आधारित होगा। इसके अंदर से या तो आपसे ये पूछ लेगा कि दिए हुए शब्द का समानार्थी आप इस अपठित गद्यांश में ढूंढ करके आंसर दें, या फिर ये होगा कि दिए हुए अपठित गद्यांश के अंदर से नीचे दिए गए इस शब्द का विलोम बताएं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अपठित गद्यांश जो आपका पार्ट है कंप्रीहेंशन में, ठीक है ना, वो आने वाला है और वो लगभग 10 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का। तो इसका एक बड़ा महत्व है जो आपको ध्यान रखना है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पूर्व, कि आरएस एग्ज़ाम है जो जाहिर सी बात है कि राज्य की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा है, और उसमें जाने से पूर्व आपको एक बेसिक चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी है कि एग्ज़ाम में जाने से पूर्व ऐसा नहीं हो कि भाई हम 10वीं 12वीं क्लास में आते थे गद्यांश में क्वेश्चन नीचे और वो क्वेश्चन मिलाते थे, उसमें स्पेलिंग आती थी, उसको उससे कनेक्ट करते थे, ये इसका आंसर ये लाइन हो गई। ये यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ तुक्केबाजी और कुछ शब्दों के मिलान से आप वाक्य को सही से ऑर्डर डिसऑर्डर में नहीं ला सकेंगे, ठीक है ना। आप उसका सही उत्तर नहीं दे सकेंगे, आपके सामने बड़ी समस्या होगी, आपको प्रश्न के आंसर के रूप में पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पूर्व तकरीबन 5 से 10 या 10 से 20 जितने आपसे हो सकते हैं अपठित गद्यांश जो होंगे उनका अभ्यास करें और कुछ मंथन करें कि किस प्रकार से आपको इनकी आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। दूसरा पार्ट है ट्रांसलेशन का, यानी कि अनुवाद का। ये आपके लिए बड़ा बेहतर काम है, क्योंकि मैं खुद मास्टर्स हूँ ट्रांसलेशन में। मैंने हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में लैंग्वेज ट्रांसलेशन में मास्टर्स किया है इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से, इसलिए आपको इसमें दिक्कत आने वाली है नहीं। हालांकि
इसमें जो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे वो हिंदी के होंगे। कैसे होंगे? हिंदी के होंगे, और उनका आपको इंग्लिश में परिवर्तन करना है। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। और ये कुल सेंटेंस, नंबर ऑफ सेंटेंस जो होगा एनओएस, नंबर ऑफ सेंटेंस 5, यानी कि कुल 5 वाक्य आपको दिए जाएंगे, उनका आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, क्योंकि पूरी ग्रामर जब हम सीक्वेंस के अनुसार पढ़ते हुए आएंगे, पूरे सीक्वेंस के अनुसार जब हम पूरी ग्रामर पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से पूरी ग्रामर पढ़ाई जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और आप एक दिन ऐसा होगा जब आप इस सीढ़ी पर आएंगे तब आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने में सक्षम होंगे, तो आपको अनुवाद करते समय कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी। और तीसरा पार्ट है, ये भी 10 नंबर का होगा, ठीक है। तीसरा पार्ट जो है आपका वह है इसके साथ साथ प्रेसिस राइटिंग का। किसका है? प्रेसिस राइटिंग का। प्रेसिस राइटिंग का मतलब होता है संक्षेपण, ठीक है। आपको एक पैरा दे दिया जाएगा, एक पूरा पैसेज दे दिया जाएगा, और उस पूरे पैसेज का आपको संक्षेपण करना होता है, उसकी समरी करनी होती है। और समरी आप किस प्रकार से करेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। आमतौर पर हम क्या गलती करते हैं, प्रेसिस भी आपकी 10 नंबर की है, हम इसमें क्या गलती करते हैं कि हम, जैसा कि इसके नाम से मालूम होता है संक्षेपण, ठीक है, कि चलो इसको हम 1/3 लिख देते हैं। मान लीजिए आपको कोई ये पैसेज दे दिया गया, ठीक है। अब इस पैसेज के अंदर 6 लाइनें आई हैं, तो जाहिर सी बात है 1/3 कितना हो गया? 2 लाइनें। तो आप 2 लाइन लिख करके तीसरी कर लेते हैं। ना तो आपको ये पता होता है कि मुझे क्या इसका टाइटल है, क्या इसका कंक्लूजन है, ठीक है, और इसकी थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रेसिस का जब आप आंसर करेंगे एग्जाम में, जब आप प्रेसिस लिखेंगे दिए हुए गद्यांश के अंदर से या दिए हुए पैरा के अंदर से, तो सबसे पहले प्रेसिस में आपको ये मालूम हो कि प्रेसिस लिखा किस बारे में गया है, यानी कि सबसे पहले आपको इसका टाइटल मालूम होना चाहिए। प्रेसिस में आपको सबसे पहले ये पता हो कि ये किसके बारे में आपसे लिखवाई गई है, ठीक है। शीर्षक आपको इसका मालूम होना चाहिए, और ये शीर्षक जब आपको पता चलेगा, जब आप दिए हुए पैरा को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, उसकी विषय वस्तु को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जब आप इसका सब्जेक्ट मैटर यानी कि दिए हुए पैरा को जब आप पढ़ेंगे, तो उसको आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। और दोनों बार पढ़ते समय हमें ध्यान रखना है कि इसमें टाइटल के साथ साथ कौन सी ऐसी प्रमुख बिंदु हैं जिन पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है ना। और ये जो प्रकाश डाला गया है मूल विषय वस्तु पर, यही सब्जेक्ट मैटर होता है। और तीसरा जो इसका पार्ट होता है वह होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष, कि अब जो पैरा है हमारा वो हमारे को क्या निष्कर्ष देता है। तो कुल मिला के प्रेसिस के 3 पार्ट होंगे जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, और इन तीनों को आप ध्यान आमुख रखते हुए अपना आंसर राइटिंग प्रेसिस का करेंगे, तो फिर आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि इसको मेरे द्वारा विस्तृत रूप में आपको पढ़ाया जाएगा मेरे अपने लेक्चर्स के दौरान। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता देता हूं कि प्रेसिस जब आप लिखें तो शुरुआत जहां से करें वहां पे टाइटल को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। कुछ लोग क्या होता है उसको बॉक्स अप कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप टाइटल को बॉक्स में लिखें। मान लीजिए आप यहाँ से इस लाइन पर आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी बॉक्स, किसी बॉक्स का निर्माण के, और फिर आप इसके ठीक यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसमें शीर्षक लिखना पड़ेगा, फिर आप उसमें उसका सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे, और सब्जेक्ट मैटर आप कोशिश करें कि मैक्सिमम आपका प्रयास ये हो कि वो लगभग 1/3 ही हो, ठीक है ना। 1/3 भाग के अंदर आपको उसकी मूल भावना, उसका शीर्षक और उसका निष्कर्ष आपको समाहित करना है। तो ये दूसरा पार्ट हमारा था कंपोजिशन, ट्रांसलेशन और प्रेसिस राइटिंग का। ये 30 नंबर के आपके आने वाले हैं। तो अभी तक हमने ग्रामर पढ़ ली है, दूसरा कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, और प्रेसिस, इसके बारे में हमने पढ़ा है, आपको बताया गया सिलेबस में। तीसरा पार्ट है हमारा कंपोजिशन का, कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग। कंपोजिशन और लेटर राइटिंग में आपको किस प्रकार से आंसर देने हैं
देखिए चूंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं आरएस का, ठीक है, जब आप आरएस मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो और जब आपको आंसर राइटिंग करनी हो, उत्तर लेखन करना हो, तो ये एक चीज़ और अहम हो जाती है कि आप इसको सहज ना लें, बहुत आसानी से आप इसको पढ़ के ना जाएं, या बहुत जनरली आप तैयार हो के परीक्षा में नहीं चले जाएंगे, भाई चलो ठीक है इसको लिख देंगे, पत्र आ गया, पत्र लेखन हम कर देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से कंपोजिशन का पार्ट आ गया, उसके अंदर हम इजीली इसको समेट देंगे क्योंकि आप सामने एक पैराग्राफ होगा, इसी प्रकार से अन्य दूसरे टॉपिक्स होंगे, आप उनको लिख देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपोजिशन और लेटर राइटिंग में जो आपका पहला पार्ट है वह है पैराग्राफ राइटिंग का। किसका है? पैराग्राफ राइटिंग का, राइट। दूसरा पार्ट इसके अंदर जो आपके सामने दिया गया है, एलेबोरेशन ऑफ गिवन थीम, पलवन दिया गया है, ठीक है ना। पहले हम इसके ऊपर परिचर्चा करने वाले हैं कि पैराग्राफ राइटिंग है वो आपको लगभग 3 टॉपिक दिए जाएंगे। इसमें कितने टॉपिक दिए जाएंगे? 3, और 3 में से कितना लिखना है? 1 पैराग्राफ आपको लिखना है, ठीक है ना। एक टाइटल है जिसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है, तीनों में से कोई आपको एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग जो आप करेंगे, यानी कि जो आपको टॉपिक दिया जाएगा उस पर आप लगभग 200 शब्दों में आपको इसका विवरण देना है। पैराग्राफ 1 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3, यानी कि 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक पर आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। और ये पैराग्राफ राइटिंग जब आप करेंगे तो किस प्रकार से होगी, इसके लिए क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं जनरली आपको बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी ये हो कि आप मिनिमम करंट इश्यूज से जुड़े हुए आप जो भी पार्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, ठीक है। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, या राज्यसभा टीवी के माध्यम से आप इसकी तैयारी कर लें। और वो तैयारी कैसी हो कि आप पैराग्राफ कैसे लिखें। मान लीजिए अभी आजकल प्रोमिनेंटली एक मुद्दा चल रहा है, ठीक है ना, जो व्यापार संबंधी चल रहा है, किस किस के बीच में चल रहा है? इंडिया एंड मलेशिया के बीच में, ठीक है ना। तो इंडिया मलेशिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है ना, उसको लेकर के आपके सामने कोई पैराग्राफ हो सकता है। ये थोड़ा अपर लेवल है, लेकिन आरएस के हिसाब से अगर आप बात करें, या स्टेट पीसीएस के हिसाब से अगर आप बात करें, ठीक है, तो फिर आपके सामने किस प्रकार के पैराग्राफ्स हो सकते हैं? वो पैराग्राफ्स हो सकते हैं जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल पर हो सकता है, ठीक है, पोल्यूशन पे हो सकता है, ठीक है, इसी प्रकार से वुमेन वेलफेयर पर, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर पर हो सकता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पे हो सकता है, ठीक है, या किसी दैनिक हमारी दिनचर्या से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों से हो सकता है, मॉर्निंग वॉक है, ठीक है ना, या फिर योगा है, ठीक है। इसी प्रकार के दूसरे टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर आपसे पैराग्राफ लिखवाया जाएगा, और इस पैराग्राफ की तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। और ये तैयारी कैसी होनी चाहिए कि जो ज्वलंत मुद्दे हों, जो करंट इश्यूज हों, उनको आप बराबर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही प्रकार के समाचार पत्रों से संकलित कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, उनको अवशोषित कर लें अपने दिमाग के अंदर, ताकि आप परीक्षा में जब आ जाएं तो आपके सामने इस प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। कंपोजिशन के दूसरे पार्ट में पैराग्राफ के बाद में आता है हमारा टॉपिक पलवन का, ठीक है, जिसको हम एलेबोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलेबोरेशन। एलेबोरेशन यानी कि पलवन, यानी कि आपको जो टॉपिक दिया जाएगा ना, वो टॉपिक होगा उसका लगभग 150 शब्दों में, कितने शब्दों में? 150 शब्दों में आपको पलवन लिखना है। 150 शब्दों में आपको इसका एलेबोरेशन करना है। कोई भी आपको एक थीम दे दी जाएगी और इस थीम का आपको लिखना है। जैसे हिंदी के अंदर आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, कि कोई शुक्ति दे दी जाती है या फिर आपके सामने लिख दिया जाता है, जैसे पर उपदेश कुशल बहुतरे, कि भाई दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद इंसान खुद के अंदर कितना सुधार कर सकता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंस लिए हुए होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको एलेबोरेशन में भी 3 आपको टाइटल दिए जाएंगे, 3 टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है। उनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको 150 शब्दों के अंदर आंसर राइटिंग करनी है एलेबोरेशन की, पलवन की। और लास्ट टॉपिक है आपका लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, देखना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें हम
माइनर मिस्टेक्स करते हैं। पहला हमारा इसमें क्या टॉपिक था, पैराग्राफ राइटिंग का। दूसरा टॉपिक था इसमें इलेबोरेशन का, और तीसरा हमारा टॉपिक है रिपोर्ट और लेटर राइटिंग का। रिपोर्ट और लेटर राइटिंग में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेटर राइटिंग मूल रूप से आप पढ़ते आए होंगे अभी तक कि फॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, कौन कौन से लेटर आपके परीक्षा में आ सकते हैं मैं बता देता हूँ। बिजनेस लेटर, ठीक है, और जॉब एप्लीकेशन भी आपके आ सकता है, जो भी एक लेटर का पार्ट होता है। तो इस प्रकार से आपको इन लेटर्स की तैयारी करनी है। फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, इनफॉर्मल किसको लिखा जाता है, इसके साथ में एक और होता है ऑफिशियल लेटर, आधिकारिक पत्र। फॉर्मल लेटर औपचारिक जो पत्र होता है वह है। इनफॉर्मल लेटर ये अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है, ठीक है, ये किसी अधिकारीगण को लिखा जाता है। बिजनेस लेटर व्यावसायिक होता है। जॉब एप्लीकेशन होता है जब आप नौकरी की डिमांड करते हैं, ठीक है ना, या कोई विज्ञापन जारी करते हैं जिसमें नौकरी का उल्लेख किया गया है कि कोई नौकरी चाहे तो भाई इस पर आवेदन कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये लेटर राइटिंग होती है। अब रिपोर्ट राइटिंग का थोड़ा सा देख लेते हैं। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन, ठीक है, और प्रतिवेदन में क्या होता है कि आपको किसी घटना का विवरण देना पड़ता है, घटना का विवरण, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट।